नमस्कार, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में, जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भागीरथी थे उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को नीचे अवतरित किया था, गंगा नदी को धरती पर लेके आए थे। अब उस टाइम जो गंगा नदी का रास्ता था, अभी जो शोध हुए हैं उसमें ये बताया है कि जो उस टाइम रास्ता था उससे अब गंगा नदी का रास्ता एकदम बदल गया है। यानी कि 2500 वर्ष पूर्व जो रास्ता गंगा नदी का था वो सडनली चेंज होके जो आज रास्ता है वो बन गया है। ये सब कैसे हुआ, क्या इसके पीछे के कारण है, एकदम से रास्ता कैसे बदल लिया नदी ने, ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे संस्थान के बैचेस चलाए जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्सेज के। जो हमारे लोग बच्चे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, वो दिल्ली की हमारी ब्रांच पर 28 जून से ये स्टार्ट होने वाला है, जिसकी टाइमिंग 6:30 बजे की है शाम की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो 9555-124-124 इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और जो बच्चे इलाहाबाद रहकर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए बैच स्टार्ट होने वाला है इलाहाबाद में 18 जून को, जिसकी टाइमिंग 5:30 बजे की है। और आप इस नंबर पर कॉल कर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि गंगा नदी ने सडनली अपना रास्ता बदल दिया। देखिए हुआ क्या था, 2500 साल पहले एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता कितनी थी, 7 से 8 की इसकी इंटेंसिटी थी। और इस भूकंप ने क्या करा, इस भूकंप के आने की वजह से गंगा नदी ने अपना रास्ता एकदम से चेंज कर दिया। जिस रास्ते पे वो पहले बहती थी वहाँ से छोड़ के वो एक नए रास्ते पर, जो अब हमें दिखाई देता है उसका रास्ता, उस पर बहना उसने शुरू कर दिया। तो ये क्या था, ये हमारा एक अभी अध्ययन हुआ। ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, साइंटिस्टों ने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें ये सब कुछ पता लगा कि भूकंप आया था और गंगा नदी यहाँ पे बहती थी, ये सब कुछ इसमें आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, स्लोली अपना रास्ता चेंज करती हैं, धीरे धीरे रास्ता चेंज करती हैं। जैसा कि आपने देखा ही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे काम करती है, बहुत स्लो काम होता है इसका, बहुत स्लोली, बहुत टाइम लगता है इसके द्वारा जो भी चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से जो नदियाँ होती हैं बहुत धीरे धीरे अपना रास्ता चेंज करती हैं। लेकिन अगर सडनली रास्ता चेंज कर रही हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। या तो वहाँ पर बाढ़ आई हो, उसकी वजह से किसी नदी ने अपना रास्ता एकदम से चेंज कर लिया, या फिर वहाँ पर क्या हुआ है कि भूकंप आया है जिसकी वजह से नदी ने अपना रास्ता एकदम से चेंज कर लिया। अब जैसे ही सारी नदियाँ अपना धीरे धीरे रास्ता चेंज करती हैं, ऐसे ही गंगा नदी भी अपना रास्ता धीरे धीरे से चेंज करती है, परिवर्तित करती है। अभी हुआ क्या है, अमेरिका के बोलाविया में क्लाइमेट स्कूल के एक साइंटिस्ट हैं लोमोट डोहार्टी, और एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी के जो भूवैज्ञानिक हैं और अध्ययन में जो सह लेखक है यानी कि माइकल स्केटलर, इन दो वैज्ञानिकों ने एक खोज करी है, एक अध्ययन किया है, जिसमें ये बताया है कि हमारी गंगा नदी 2500 वर्ष पूर्व किसी और रास्ते से बहती थी। और इसे पब्लिश किस में किया गया है, तो नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया है, इसे प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर क्या माना जाता है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो हमारे बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है, वहाँ पर भूकंपों की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। ऐसा साइंटिस्ट मानते थे कि ये बहुत ही भूकंप सेंसिटिव एरिया है, लेकिन वहाँ पर अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले थे कि जिससे ये पता चले कि भूकंप की वजह से कटाव भी होते हैं। अभी पहला ऐसा उदाहरण हमारे सामने आया है जिससे हमें ये पता चला है कि भूकंप के कारण से वहाँ पे जो कटाव हमें देखने को मिलते हैं वो भूकंप के कारण से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारा जो आधार है, यानी कि जो हमने अध्ययन बताया आपको, इसके पीछे का आधार क्या है। वर्ष 2018 में क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्षेत्र है जो बंगाल का हमारा क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का, और बांग्लादेश का जो एरिया है, वहाँ पे क्या किया गया, अध्ययन किया गया, वहाँ का पूरा अन्वेषण किया गया, पूरा रिसर्च की गई उस एरिया पे। तो क्या देखा गया वहाँ पे कि भूकंप के परिणाम स्वरूप जो संरचनाएं निर्मित होती हैं उन्हें वहाँ पर पाया गया, जिन्हें क्या कहा जाता है, सिस्माइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्माइट्स कहा जाता है। ये संरचनाएं कैसे बनती हैं, जब भूकंप के तलछट पे जो परतें होती हैं, जब वो परतें हिलती हैं ना, तो उसकी वजह से ये जो संरचना है ये बनती हैं। और कैसे बनती हैं, तो मिट्टी के बीच में क्या होता है, रेत के आपको
ऊर्ध्वाधर स्तंभ जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी, यानी कि खंबे जैसी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब किया क्या गया कि ये जो मिट्टी और रेत था, ठीक है, ये जो मिट्टी और रेत वहाँ पर देखा गया, उसकी डेटिंग तकनीक का उपयोग करके उस रेत और मिट्टी के कणों को ये पता लगाया गया कि ये आखिरी बार सतह के ऊपर कब थे। ठीक है, कि ये सतह के ऊपर कब थे, ये किससे पता लगाया गया? एक डेटिंग तकनीक से ये पता लगा। और जिससे क्या पता लगा कि ये जो मिट्टी है और ये जो कण हैं, ये आज से 2500 साल पहले जो सतह के ऊपर थे, है ना, जो अब सतह के नीचे हैं वो सतह के ऊपर थे। उसके बाद क्या एक रिसर्च की गई कि जो यहाँ पे जो मिट्टी है, जो रेत मिला है, वो हमारी गंगा की जो रेत है उससे मैच करके देखा गया। तो ये पाया गया कि गंगा का जो हमारा जिस तरीके के गंगा के बेसिन में रेत मिलता है, सेम उसकी संरचना पाई गई। ऐसा हमारे साइंटिस्टों ने निष्कर्ष निकाला कि इस जगह पर जो है गंगा नदी बहती थी और यहाँ पर क्या हुआ, भूकंप आया, जिसकी वजह से गंगा नदी ने अपना रास्ता जो है परिवर्तित कर दिया। और ये जो पूरा एरिया था, ये क्या हुआ, नीचे भूकंप की वजह से क्या हुआ, दरार आई और ये एरिया था वो नीचे धंस गया। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, यहाँ पे भूकंप आने के दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं कि हमारा जो भारत का मैप है उसमें इधर की साइड आप देखें तो ऐसे यहाँ पर हमारा इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला एरिया। यहाँ पर जो बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है और इधर हमारा वेस्ट बंगाल है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, महासागरीय प्लेट और हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों मिल रही है। अब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्क कर रही है। यहाँ पर महासागरीय प्लेट क्या होती है, हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगी, तो उसकी वजह से भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। ये कौन सा है, दक्षिण पूर्व का एरिया है। और साथ ही साथ जो हमारा भारत में उत्तर में हिमालय है ना, वहाँ पर जो भारत की कॉन्टिनेंटल प्लेट एशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही है, उसके कारण से भी यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। ये दो कारण साइंटिस्टों ने माने हैं कि ये दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आए। अब ये माना क्या जा रहा है कि पहले जो गंगा नदी बहती थी वो कहाँ से बहती थी, तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उससे लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में, 100 किलोमीटर उसके दक्षिण में उसका पहले रास्ता था, जो अब चेंज हो गया है। और जो वहाँ पे वो जो रास्ता खोजा गया है, जो रास्ता देखा गया है कि जहाँ नदी बहती थी वो कितना है, वो 1.5 किलोमीटर तक चौड़ा एक निचला इलाका है। यानी कि वहाँ पर क्या है कि ये नदी जो हमारी अभी बह रही है गंगा नदी, इसके समानांतर वो एरिया है और कितना 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो एरिया है यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा है, बाढ़ की चपेट में रहता है ये एरिया। और यहाँ पर किसकी खेती होती है, सबसे ज़्यादा धान की खेती यहाँ पर की जाती है, क्योंकि धान के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ पर धान की खेती की जाती है, यहाँ की मृदा धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम कि हमारी जो गंगा नदी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी पूछे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर हम बोल देते हैं नॉर्मली, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम नहीं होता। गंगा नदी का उद्गम होता है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, यानी कि कहाँ से, देवप्रयाग पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। और उसके आगे जो नदी इनकी मिलने के बाद जो धारा बनती है उसे कहा जाता है गंगा। अब ये जो गंगा नदी है इसकी जो लंबाई है कितनी है, 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। पूरा अपवाह तंत्र जो इसका है, लंबाई जो है जो भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है 2525 है, जिसमें से भारत में 2071 किलोमीटर की लंबाई इसके भारत में बहती है और बाकी जो है बांग्लादेश में बहती है। और भारत के किन किन राज्यों से ये होकर बहती है, तो सबसे पहले उद्गम स्थल इसका कहाँ है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से वेस्ट बंगाल। कई जगह पे आपको झारखंड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड का जो सबसे पूर्वी ये जो उत्तरी जिला है साहिबगंज, ये साहिबगंज से बहती है और तकरीबन 40 किलोमीटर की लंबाई जो गंगा की है वो किससे, साहिबगंज से होकर बहती है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब भारत की जो मुख्य नदी है उसमें से एक आती है हमारी गंगा, और ये सबसे बड़ा भूभाग जो है हमारा भारत का उसकी सिंचाई करने का ये कार्य करती है। साथ ही साथ यहाँ पे 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वहाँ पर बहुत ही उपजाऊ गंगा के मैदान ये निर्मित करती है। अगर
मोटा मोटा आपको बताएं तो गंगा की लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आती है आपकी शारदा, घाघरा, गंडक और कोशी। कोशी को क्या कहा जाता है, कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के कारण ये निरंतर अपना रास्ता कभी भी बदल देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो बाएं से आने वाली नदियां हैं, मेन नदियां मैं आपको बता रही हूँ, सारी नहीं बता रही क्योंकि ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है। यहाँ पर आपकी दाएं से आने वाली नदी कौन सी है, मेन नदी है यहाँ पे यमुना और सोन। यमुना और सोन ये दो नदी हमारी दाएं तरफ से आती हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र विश्व में किस नदी का है, तो अमेजन का है। याद रखिएगा किसका है, अमेजन नदी जो है उसका सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वर्ल्ड में अमेजन का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने पूरी बात कर ली किसकी, कि नदी जो है हमारी गंगा कहाँ से निकलती है, तो एक बार हम यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो हमारे प्रयाग होते हैं, ठीक है, जो हमारे पंच प्रयाग हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारी अलकनंदा आई। अलकनंदा कहाँ से आती है, बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपत ग्लेशियर है वहाँ से हमारी अलकनंदा निकल के आती है। इधर से आई ये धौली गंगा यहाँ आके जहाँ ये मिलती है, ये जो बना ये पहला प्रयाग बना, इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इसे क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। उसके बाद थोड़ी दूर जाके यहाँ पे मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी किस में मिलती है, हमारी अलकनंदा में। और ये यहाँ पर जहाँ मिलती है इसको क्या कहा जाता है, नंद प्रयाग। क्या कहा जाता है, नंद प्रयाग। उसके बाद यहाँ तीसरी नदी मिलती है जिसे कहा जाता है पिंडर नदी या फिर इसे कहा जाता है कर्ण नदी। कई जगह पे आपको इसे कर्ण नदी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या कहा जाता है, पिंडर या कर्ण नदी जहाँ ये मिलती है अलकनंदा से, उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। फिर इधर से हमारी केदारनाथ से आती है मंदाकिनी जहाँ आके मिलती है, ये चौथा प्रयाग बना। इसे क्या कहा जाता है, रुद्र प्रयाग। उसके बाद आगे अलकनंदा चलती है, इधर से आई भागीरथी नदी आई, भागीरथी। और ये कहाँ से निकल के आती है, गंगोत्री से आती है। जहाँ ये मिलती है वो होता है देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग आपको समझ में आए। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो ये हमें पता होना चाहिए। मैंने ब्रीफ में आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है कौन कौन से प्रयाग है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, यहाँ रुद्र प्रयाग, लास्ट में हमारा देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो यहाँ जो नदी अब बह रही है ये है हमारी गंगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारी मार्ग परिवर्तित करने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको पता है, सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सी, कोशी नदी अपना बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्ग परिवर्तित करती है। एकदम से उसमें बाढ़ आती है और वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, जिसकी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी अपना मार्ग परिवर्तित कर रही है। साथ ही साथ महानदी, अगर हम बात करें तीस्ता की, तो तीस्ता पहले कभी क्या हुआ करती थी, हमारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अभी ये गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। ऐसे ही गंडक, सतलुज, यमुना सभी नदियां अपना मार्ग परिवर्तन ये कर रही हैं। अब देखिए जो नदियां होती हैं अब कभी कभी अपने किनारों से बहाकर नया रास्ता बना लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अवतलशन कहा जाता है। नीदरलैंड में वैगिंशन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च की एक भूवैज्ञानिक हैं एलिजाबेथ चैम्बरलेन। वो ये कहती हैं कि नदी डेल्टा में जो पानी का मुख्य रास्ता होता है, साथ ही साथ जो नदी का चैनल होता है, ये हर शताब्दी बदलता रहता है, यानी कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और जो हमारा भूकंप की वजह से एकदम सडन चेंज आता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए अभी गंगा में एकदम से भूकंप आ जाए और गंगा अपना रास्ता परिवर्तित कर ले तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो जाएगी। क्योंकि अब क्या है, उसके आसपास बहुत सारा एरिया
ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रहता है। अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में तो बहुत बड़ा एक जनसंख्या घनत्व वाला एरिया बिल्कुल गंगा नदी के तट पर है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। लेकिन उस टाइम पर क्या था, जब 2500 साल पुरानी हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या था, हमारा जनघनत्व इतना ज़्यादा नहीं था, तो इतना नुकसान हो सकता है उस टाइम पे ना हुआ हो। तो साइंटिस्ट अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं और सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। जैसे जैसे अपडेशन आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम आज का संभावित प्रश्न। ढाका किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बूढ़ी गंगा, पद्मा, मेघना, जमुना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बता दें कि पद्मा किसे कहा जाता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पद्मा किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को हम पद्मा के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।